क्वेश्चन दिया था, कर लिए हो गया आई होप। अबे कर लिए हो ना। कितने लोग इसके सारे आंसर निकाल लिए? बाकी पता नहीं क्या किया। ठीक। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अगर एनबीएस से रिएक्शन कराएंगे तो एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और इसमें इस वाली जगह पे ऊपर और यहाँ नीचे अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये एलाइलिक पोजीशन है। अगर एलाइलिक पोजीशन पहचान पाते हो तो अच्छी बात है, पर अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो इन्हीं दो जगहों पे फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है। दिख रहा है ना बे? अरे दिख रहा है। इसका मतलब ब्रोमीन इन्हीं दोनों जगह में से किसी एक जगह जोड़ेगा। कहाँ जोड़ना सही है, ऊपर या नीचे पे? कहीं भी जोड़ो, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो मैंने ऐसे ऊपर जोड़ दिया। इसमें अगर देखेंगे इसमें तो यहाँ पर और यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो कहाँ जोड़ोगे ब्रोमीन को? कहीं भी जोड़ो, एक ही बात है। ऊपर जोड़ दिया मैंने। इसमें हालांकि ये और ये दोनों पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है। कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ऊपर वाले में यहाँ पे बी आर लगेगा। दिखाई दे रहा है? यही बनाया हो ना सब लोग? ये पूरा कितने लोग सही किए थे? तीनों। इधर ये सब, इधर देखते हैं। इसमें फ्री रेडिकल देखो कहीं और ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे ये जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है। दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? तो ब्रोमीन को हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे। अगर एलाइलिक या बेंजाइलिक पहचान लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से कर लो, यही बनेगा। ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड। हाँ, वहाँ पे फ्री रेडिकल उतना स्टेबल नहीं है। फ्री रेडिकल जोड़ना है ना, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना होता तो ऑर्थो पैरा जोड़ता, पर फ्री रेडिकल जोड़ना है तो इसलिए वही ज़्यादा ऑर्थो वाला फ्री रेडिकल बनाया तूने? बनाओ तो फ्री रेडिकल। कहीं और रिंग पे तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो रिंग के बाहर जहाँ मिलेगा वहाँ बनाएगा ना। इसमें भी देखो ये दोनों ही जगह पे फ्री रेडिकल स्टेबल है। दिख रहा है ना? कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? कितने लोगों को लगता है कि ऊपर बी आर जोड़ना चाहिए? हाथ उठाओ ऊपर पे। और कितने लोगों को लगता है नीचे बी आर जोड़ेगा? और कितने लोगों को लगता है दोनों में से कहीं जोड़ो, एक ही बात है? ठीक है, तो दोनों में से कहीं भी जोड़ो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल। ठीक है ना? इसमें लेकिन यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा ये दोनों अलग अलग। ठीक है, पर दोनों में से कौन सी जगह पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, ऊपर या नीचे? तो कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? ऊंचा हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? अबे तो कुछ तो लगता होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिखाई दे रहा है ना? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो ऑर्थो पे इसके ऑर्थो और पैरा पे जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मेटा पोजीशन से रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता है, पता है ना बे? तो ऑर्थो वाला फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा या मेटा वाले को? तो ब्रोमीन कहाँ लगाओगे? ऑर्थो पे, इसके इसके पैरा पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ देखते हो, इसमें भी यहाँ फ्री रेडिकल है और यहाँ फ्री रेडिकल है, पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। किसको स्टेबलाइज करेगा ये? इन दोनों से कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये पैरा वाला या ये मेटा वाला? हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हो। तो कितने लोगों को लगता है कि ये ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है नीचे वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा?
और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे, मतलब कि कोई आइडिया नहीं है। ठीक, तो मैंने पढ़ाया होगा तो लोगों की जो फ्री रेडिकल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे डोनेटिंग ग्रुप, दोनों ही केस में किसको स्टेबलाइज करता है? फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। विड्रॉइंग ग्रुप हो तो भी स्टेबलाइज करता है, डोनेटिंग ग्रुप वो भी स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, वो कहाँ जुड़ेगा? उसके पैरा पे। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अगर देखोगे ना तो ये फ्री रेडिकल उतना स्टेबल नहीं है। यहाँ वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो ब्रोमीन यही जुड़ जाएगा। इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तीन जगह है जहाँ पे फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है, दिख रहा है ना? उन्हीं तीन जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। तो कहाँ पर Br जुड़ेगा? एक पे, दो पे या तीन पे? बनाए नहीं हो क्या तो लोग? कितने लोग पहले वाले पे Br जोड़े हो? पहले वाले पोजीशन पे हाथ उठाओ। सेकंड वाले पे कितने लोग जोड़े हो? सेकंड वाले पे। थर्ड वाले पे कितने लोग जोड़े हो? तो बाकी कहाँ जोड़ दिए हो अभी? कितने लोग लगता है इन तीनों में से कहीं नहीं जुड़ेगा, चौथी जगह जुड़ेगा? हाथ उठाओ, डरो मत बे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहीं और ही जुड़ेगा। ये प्रोडक्ट बनता है। ये कैसे बन सकता है यार? ये कैसे बन सकता है? किसी को कितने लोग ये प्रोडक्ट सही से बनाए थे? ये कैसे बनेगा बे? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वाला जो फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस जब कर रहा है तो उसकी वजह से ये वाला फ्री रेडिकल बन रहा रेजोनेंस के बाद, और ये फ्री रेडिकल बाकी किसी भी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। और अगर ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा, और ये ज़्यादा बनेगा तो इसी से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? मेजर हो। तकलीफ में हो गया? कोई बात, पढ़ा रहे थे। छाप लो जल्दी से। आज तो लोग पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या बे? समझ सकता हूँ मैं। क्यों ऐसे ही हर साल आज के दिन किसी का पढ़ने का मन नहीं करता? मेरा पढ़ाने का पूरा मन है। ठीक है, ये लिख लिया ना? लिखो अगला। जल्दी छापो, जल्दी छापो। क्या? एलाइलिक पे ही तो है अभी भी। ब्रोमीन किस पे है? एलाइलिक पोजीशन पे ही है। हाँ, तो रेजोनेंस होगा तो चेंज तो होगा ही। रेजोनेंस हो सकता है ना, जहाँ रेजोनेंस होगा तो वहाँ रेजोनेंस करा के जोड़ेंगे। जो भी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इवन आफ्टर रेजोनेंस, उसको ही वहीं पर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। लिखो अगला, केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ कार्बीन। एडिशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन जानते हो ना तुम लोग? कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है
और कोई कार्बीन आता है ऐसा, ये कार्बीन क्या करता है, ऐसे ही ये इस डबल बॉन्ड पे जाके ऐसे जुड़ जाता है। दोनों साइड से ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, और एक कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, और ऐसे में ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, जल्दी से बना लो। कार्बाइड उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बीन में कोई चार्ज नहीं होता। बनाओ प्रोडक्ट। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, कन्वेंशनल तरीके से मत बनाना, थोड़ा दिमाग लगेगा। पेन कम चलेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो पेन चलाने से पहले दिमाग चला लेना थोड़ा, अगर हो तो। वो ज़रूरी है बोलना। ये प्राणी क्यों नहीं आ रही है इधर, यहाँ जो बैठते हैं? कितना बाहर? किससे पूछा मैंने ये भी? हाँ ठीक है, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रहा है रिएक्शन में CH2 जो लिखा हुआ है, वो क्या है, कार्बिन है या? ये दोनों, ये दोनों में डिफरेंस क्या है बे? ये दोनों तो एक ही है ना? ये दोनों एक ही नहीं है? ये क्या है और ये क्या है? फ्री रेडिकल। ये दोनों ही कार्बिन है, पर इन दोनों कार्बिन में डिफरेंस क्या है? कोई भी इंसान इन दोनों कार्बिन में डिफरेंस बता सकता है? तू खड़े हुए एकदम पीछे कोने में खड़ी है पोल से, तुझे दिख रहा है कुछ? खड़े खड़े। तू नहीं, वो पोल के पीछे जो बैठ। हाँ, तुझे दिखाई दे रहा है? एक तो तू चश्मा भूल गई, ऊपर से एकदम पीछे बैठी है, और वो भी पोल के पीछे की आधा बोर्ड दिखाई ना दे। नहीं, इधर आ, यहाँ बैठ। देख, तुझे इतनी सीट की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। इधर बैठ। तू रोज आती है इसी बैच में है तू? सही में? तो ठीक है, चश्मा, चश्मा लगा के तो अभी तो यहाँ से तो दिख रहा होगा सब।
अब दिख रहा है? वेरी गुड। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कार्बीन है, ये डिफरेंस कैसे हुआ? गेस कर। डिजाइन में तो कुछ दिक्कत है, डिफरेंस है नहीं? बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अरे कैजुअल नहीं है यार, डिफरेंट। बैठ जा। कार्बिन मैंने बताया था, दो टाइप के कार्बिन पढ़ाए होंगे तुम लोगों को। एक सिंगलेट कार्बिन और दूसरा क्या पे? ट्रिपलेट कार्बिन, याद है? कोई भी इंसान सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में डिफरेंस बता सकता है बिना पीछे से देखे? ये देखो, पहले ही पीछे देख रहे। चल ठीक है, करे। हाँ हाँ, तूने तो देख लिया ना, अब ऊपर देख और बोल। पढ़ लिया ना तूने? अब बता इसमें से कौन सिंगलेट है और कौन ट्रिपलेट? बैठ जा, बैठ जा। सब के सब नालायक। तो ऊपर वाला जो कार्बिन है उसमें अगर देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ रखे हुए हैं, और नीचे वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह रखे हुए हैं। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? यही तो डिफरेंस होता है ना। सिंगलेट कार्बिन जो होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में रहते, ठीक है। और ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते। तो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन को जोड़ने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग हो, ठीक है। तो जब सिंगलेट कार्बिन ऐड होता है, सिंगलेट कार्बिन, तो ऐसा करो, कार्बिन वाला टॉपिक ओपन करो सभी लोग जीओसी में। जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो किस तरह का एडिशन रिएक्शन देता है? सेन एडिशन या एंटी एडिशन? सेन एडिशन देता है। और ये किधर कैसा देगा? एंटी एडिशन। और कभी मैंने जिंदगी में बताया है कि सिस वाले कंपाउंड पे, ये कंपाउंड क्या है? सिस। सिस वाले कंपाउंड पे अगर सेन एडिशन होता है तो क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है या मीजो बनता है? मीजो। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा ये, इसमें दोनों सी एस थ्री सेम साइड में हो, ठीक है। दोनों सी एस थ्री सेम साइड में होंगे। और इवन इसका जो मिरर इमेज भी जो बनेगा ये वाला, जिसमें दोनों सी एस थ्री पीछे के साइड होंगे, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है बे? एक ही है। मिरर इमेज पे क्या हो जाएंगे? सुपर इम्पोज। इसको ऐसा फ्लिप करोगे ना, दोनों ऊपर आ जाएंगे, दोनों इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बताया हुआ क्लास, ठीक है। क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो यहाँ मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सिस पर अगर सिन एडिशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मीजो का। पर सिस पे अगर एंटी एडिशन होता है तो क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। तो एक डेक्स्ट्रो बनेगा जिसमें सी एस थ्री एक ऊपर, और ये वाला सी एस थ्री क्या होगा? नीचे। और एक और कंपाउंड बनेगा जिसमें ये वाला सी एस थ्री नीचे होगा और ये वाला सी एस थ्री ऊपर, वेज में होगा। दिख रहा है? और क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं हो। तो ये क्या बनाएंगे? रेसमिक मिक्सचर। और ऊपर वाला क्या बनेगा? मीजो। तकलीफ में हो? हाँ, यहां पर ये क्या है? ट्रांस। अब ट्रांस पे अगर सिन एडिशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन। दिखाई दे रहा है? और ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? मीजो का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये वाला। ये कितने लोग अपने मन से सोच पाए थे? कोई बात नहीं, छाप लो।
आज कितनी तारीख है? 14 ना? ठीक। आज दिन कौन सा है बे? वेंसडे। थर्सडे, फ्राइडे, 3, 20। ठीक। ठीक है। 5। हाइड्रोकार्बन में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्लासेज लग रही हैं, आप थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सके। ठीक। ओके। ठीक है। तुम्हें बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। छाप लिया? लिखो। एल्काइन। अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है? CnH2n प्लस क्या? -2 होता है। ठीक है। अगर n की जगह पे मैं 1 रखता हूं तो क्या फार्मूला बनेगा? CH कितना, जल्दी बता। खाली C? तो इसको इथाइन बोलोगे या मिथाइन बोलोगे? इसको तो कार्बन बोलेंगे। पर n = 2 पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? C2H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। ऐसे n = 3 पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? C3H4, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइन। ऐसे ही n = 4 पे जो फार्मूला बनेगा C4H क्या? 6, क्या बोलोगे इसको? ब्यूटाइन। ठीक है। n = 5 पे जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा? C5H8, इसको क्या बोलेंगे? पेंटाइन। ये जो पूरा सीरीज होता है ना, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, थक्टाइन, इन सबको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। और इस सीरीज का हर एक मेंबर एक दूसरे का क्या होता है? होमोलॉग। और इस सीरीज का जो पहला मेंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। और इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या है? इथाइन। तो थर्ड मेंबर क्या होगा? ब्यूटाइन। सेवेंथ मेंबर क्या होगा? ऑक्टाइन। सेवेंथ मेंबर क्या होगा? ऑक्टाइन। जोड़ने आता है ना वे? छापो जल्दी से। और लिखो आइसोमेरेज। फंक्शनल के बाद क्या आता है? मेटामेरेज।
एक एल्काइन कौन कौन से टाइप के आइसोमेरिन शो करता है, अपने मन से टिक करो। ये सारा नहीं शो करता है ना, तुम्हें बताना है कि कौन कौन सा आइसोमेरिन शो होगा। जल्दी करें। तो क्या ये चेन आइसोमेरिन शो करेगा या नहीं करेगा भाई? चेन आइसोमेरिन शो करेगा। पोजिशनल आइसोमेरिन करेगा। फंक्शनल आइसोमेरिन, फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिन कैसे शो करेगा? नहीं शो करेगा। ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड जो होते हैं, डाइंस होते हैं, वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, नहीं होते। मेटामेरिन शो करेगा? नहीं। टॉटोमेरिन? नहीं। ज्योमेट्रिकल? नहीं बे। क्योंकि ज्योमेट्रिकल में के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी डिस्टेंस अलग अलग होगा। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल कैसे शो करेगा? ठीक है। ऑप्टिकल शो करेगा कि नहीं बे? बिल्कुल ऑप्टिकल शो करेगा। तो ये तीन आइसोमेरिन खाली शो करता है, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल। क्या तुम ऐसा कोई एल्काइन बना सकते हो जिसमें सबसे कम कार्बन हो और वो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिन शो कर रहा हो? बनाओ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर एन एल्काइन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज? लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम वो आंसर लिखो सीधा। बना लिया होगा। कितने लोगों को लगता है कि 4 कार्बन में ऑप्टिकल आइसोमेरिन शो हो जाएगी? 4 कार्बन। कितने लोगों को लगता है कम से कम 5 कार्बन तो चाहिए? 5 कार्बन वाले हाथ उठाओ। कम से कम 6 कार्बन वाले हाथ उठाओ। 4 में शो हो रहा है? बनाया तूने 4 वाला? कम से कम कहाँ काउंटिंग पहुंची थी? 6। कम से कम 7 कार्बन वाले हाथ उठाओ। कम से कम 8 कार्बन चाहिए वाले हाथ उठाओ। अबे कुछ बनाया हो कि नहीं बनाया हो? 9 कार्बन वाले हाथ उठाओ। 10 वाले हाथ उठाओ। कितने लोग कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लिए हो जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं? तो 4 कैसे बने दिखाना, 4 वाला कहाँ बनाया ना? मुझे देखना, मैं 4 वाला बना नहीं पा रहा हूँ ना, इसलिए देख। क्या पता मेरा नॉलेज थोड़ा कम हो। घर पे तेरी पिटाई नहीं होती है क्या? ऐसी हरकतों पे तो पिटाई होनी चाहिए। मेरी बेटी ऐसी अगर होती तो मैं बहुत कूटता उसको, कसम से बता रहा हूँ। ऐसी बता रहा हूँ। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, एल्काइन के लिए, पहले तो कम से कम एक एल्काइन बना ही लेते हैं। ये तो चाहिए। इसको अपन जोड़ेंगे किसी एक कार्बन से।
अब इस कार्बन पे सारे ग्रुप डिफरेंट होने के लिए पहले अपन जोड़ेंगे इस पे एक हाइड्रोजन, फिर दूसरी तरफ जोड़ेंगे CH3, और इस कार्बन को डिफरेंट करने के लिए इस पे अपन को एक क्या जोड़ना पड़ेगा, जैसे एक कार्बन का जोड़ेंगे ना ऐसे, तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, दिख रहा है ना भाई, इस पे 2 कार्बन जोड़ना पड़ेगा। कम से कम कितना कार्बन चाहिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? क्या इससे छोटा एल्काइन बना सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो? अरे बना सकते हो क्या? नहीं। कितने कार्बन है इसमें? 6। ये कितने लोग सही से बनाए थे? मुझे वही इसीलिए देखना था कि 4 कैसे बनाए तूने, दिखा भी नहीं रही। कोई सेंटर फेस लेके नहीं आया क्या? देखो चाहता तो हूँ मैं कि तू बाहर जाकर बैठ, पर ठीक है तू वहीं बैठी रहा। मेरे चाहने से क्या होता है, फीस दिया तूने, बैठेगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे। चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लिखो। पहला बाय डाई हेलाइड्स, दूसरा है बाय ट्राई हेलाइड्स, चौथा है बाय टेट्रा हेलाइड, और चौथा है बाय स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन। तो एल्काइन से ही एल्काइन बनाया जा सकता है, अगर कोई छोटा एल्काइन हो तो उससे और बड़ा एल्काइन बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे अभी सब सीखेंगे। ये 4 मेथड ही होता है। पहला मेथड देखते हैं, कोई भी मेथड यहाँ पे जो बता रहे हैं चौथे के अलावा, वो सारे मेथड तुम पहले से पढ़ चुके हो, बस एक बार रिवाइज करना है जैसे तुम्हें याद होगा। ये छाप लेना बे, जल्दी छाप जल्दी छाप। ये सब सही में सीरियसली रख ले अपने पास। वहां से शिप होके आया है और तू डिलीवरी बॉय है? हैं? लिखो पहला बाय डाई हेलाइड। अब तुम्हें अगर याद होगा एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो अगर कोई हेलाइड होता था मोनो हेलाइड, इसमें अगर मैं एल्कोहलिक केवच के साथ रिएक्शन करा रहा था, एल्कोहलिक केवच या फिर NaNH2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो यहाँ से हेलोजन निकलता था, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था, और इन दोनों बीच में क्या बन जाता था बे? डबल बॉन्ड। दिख रहा? HX बनता था, और ये HX KOH के साथ रिएक्ट करके वापस KX और वाटर बना लेते। ठीक, पर अगर 2 हेलोजन हो यहाँ पे, डाई हेलाइड हो, ये डाई हेलाइड तुम्हें पता है 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगा हो, और दूसरा होता है जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगा हो। अरे यार 3 लिखा जाए ना। इस वाले डाई हेलाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? जेमिनल। दोनों में से कोई भी डाइहैलाइड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे KOH अगर ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लेंगे, यहाँ भी अल्कोहलिक KOH लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से X निकलेगा, तो इसके बगल वाले से क्या निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और बीच में क्या आ जाएगा बे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा CH2 CHX। ये दिख रहा है? अभी एक और हेलोजन बचा हुआ है, तो इसमें अगर एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे फिर से, तो यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, फिर से इनके बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड।
तो जैसे एल्कीन बनता था सेम वैसे ही क्या बनेगा बे, एल्काइन। अब इसमें 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ऊपर वाले में 1 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा था तो एक डबल बॉन्ड आ रहा था, जब 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो 2 डबल बॉन्ड आएगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड आएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एल्काइन बनता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, अगर यहाँ से X निकालते हैं और यहाँ से H निकालते हैं, यहाँ से H निकालें तो फिर से यही कंपाउंड बनता है, ये वाला। इस कंपाउंड को हम लोग, इस कंपाउंड का नाम जानते हैं तुम लोग, क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं इसको, विनाइल। और इसमें फर्दर एल्कोहलिक KOH मिलाएंगे तो एल्काइन का फॉर्मेशन। 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है ना बे? छापो जल्दी से। छाप लिया? बता रहे, बता रहे। इसी रिएक्शन को हम लोग एल्कोहलिक KOH से ना करा के अगर NaNH2 से कराया जाए, देखो यहाँ पर ना इस रिएक्शन में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जब NaNH2 के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, खाली NaNH2 के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन बहुत इजीली होती है क्योंकि NH2 माइनस एक बहुत स्ट्रांग बेस है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली निकाल लेते हैं। एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये सेकंड वाला स्टेप कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और उसका रीजन है क्योंकि जो एल्कोहलिक KOH है उतना स्ट्रांग बेस नहीं बनता, जिसकी वजह से ये दूसरी बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना मुश्किल होता है। पहली बार वाला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बहुत आराम से हो जाता है, और दूसरी बार वाला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH से उतना अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो अगली वाले स्टेप के लिए NaNH2 या फिर KNH2 जब कराते हैं, लेते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, पर अब इसमें एक और दिक्कत है। इसमें क्या होता है कि ये जो टर्मिनल एल्काइन, ये जो एल्काइन बना है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो sp कार्बन से जुड़ा हुआ, sp कार्बन से। ठीक, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो कि नहीं जानते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन से कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन उसके बीच में रहता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले वाला इन्फॉर्मेशन तुम्हें आई होप कि याद हो। तो अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बढ़ जाती है, पर हाँ ऑक्सीजन से थोड़ा कम रहता है। पर अगर उसी हिसाब से हम बात करें तो अमोनिया जो होगा उससे हाइड्रोजन निकालना
और sp कार्बन से हाइड्रोजन निकालना और वाटर से हाइड्रोजन निकालना, किससे हाइड्रोजन निकालना आसान होगा, अमोनिया से, sp कार्बन से या वाटर से? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो जो ये बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी भाई, सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्यों हाइड्रोजन फ्लोराइड ज़्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो वाटर और एसिटिलीन में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? वाटर। और एसिटिलीन और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? एसिटिलीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, दिख रहा है ना बे? थोड़ा जगह बनाते हैं क्योंकि तो अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो NH2 माइनस ये इसका बेस बनेगा, फिर ये CS ट्रिपल बॉन्ड ये एक बेस बनेगा, OH माइनस एक बेस बनेगा और F माइनस एक बेस बनेगा। जो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है, ये पढ़े हो ना? तो इन सब में, इन चारों में जो बेस बना है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? NH2। ये दिख रहा है? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और ये किसका ऑर्डर है? बेसिक। ये पुराना वाला नॉलेज यूज कर रहे हैं, आई होप कि तुम्हें याद आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है और NH2 माइनस इन दोनों हाइड्रोजन को निकाल लेते, दोनों हाइड्रोजन निकालता और ये बना लेते और अमोनिया बना लेता। क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी बे? ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, चेक कर। होगी या नहीं होगी मतलब समझ रहे हो ना? स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? सोच लो, पता नहीं क्या सोचेंगे इस पे, पर कितने लोगों को लगता है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? आयनिक इक्विलिब्रियम याद है तुम्हें? उसमें 3 तरह के एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और क्या बे, लुईस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, उसमें जो H प्लस देता है वो क्या बनता है, एसिड, और जो H प्लस लेता है वो क्या बनता है, बेस। और कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वीक एसिड और वीक बेस बनाते हैं, ठीक है। ये बताओ, ये पहले तो एसिड पहचान लेते हैं, ये है हमारा एसिड और ये है हमारा बेस, और इसमें कौन एसिड है, ये एसिड है और ये है हमारा बेस, ठीक है। तो ये बताओ, एसिटिलीन स्ट्रॉन्गर एसिड है या अमोनिया स्ट्रॉन्गर एसिड है? कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? एसिटिलीन। तो ये वीकर एसिड। तो NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होगा या ये C पे माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होगा? NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होगा और ये वीकर बेस। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। सेम यहीं पे OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हैं और C माइनस और वाटर बना रहे हैं। ये एसिड है हमारा, ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि एसिटिलीन? वाटर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है। तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा या C माइनस? हाँ, बेस कौन स्ट्रॉन्ग होगा? C माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये वीक बेस, देख रहे हैं? तो यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये रिएक्शन नहीं हो, लेकिन NH2 के साथ ये वाली रिएक्शन होगी। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? अरे पता चल रहा है?
तो NH2 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके फर्दर और रिएक्शन करता है और ये कार्बन पे नेगेटिव बनाता है, एसिटामाइड बोलते हैं इसको, ये बनता है, ये बना लेते हैं। देख रहा है? तो कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर एसिटिलीन? NH2 लेके बनाना ज़्यादा सही है या फिर एल्कोहलिक KOH लेके बनाना? NH2 लेके बनाना ज़्यादा सही है, क्योंकि NH2 में ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब ये जो बना है इसमें वापस से पानी डाल देना, तो पानी डालोगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना भाई? और पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, क्योंकि अब ध्यान से देखो, पानी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और पानी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या होगा, वीक बेस। पानी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो ये वीक बेस था, अभी इसको स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बोल दिया। पानी के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो पानी डाल देंगे तो रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? तो KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला प्रोसेस ही डिफिकल्ट होता है ना? हाँ, रिएक्शन आगे नहीं जाती है, लेकिन NH2 के साथ जब कराते हैं तो ये आगे तक चला जाता है और फिर उसमें पानी डालना पड़ता है। तो कौन सा मेथड सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है? NaNH2 वाला ज़्यादा अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है? छाप लो और लिख लेना। छाप लिया बे?
लिख लिया? अरे जल्दी लिखो यार। ठीक। अगला है बाई ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड में सिर्फ एक रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म। एक ट्राईहेलाइड है, इसमें 3 हेलोजन लगा हुआ है। इसका रिएक्शन जब 6 मोल Ag के साथ कराते हैं, Cl3CH ऐसे लिखा हुआ है इसको, क्लोरोफॉर्म को। यहाँ पे ऐसे एक डब्बा बनाते हैं। मैकेनिज्म इसका नहीं जानना है, डब्बे के अंदर कितना Ag है और कितना Cl, तो कितना AgCl बनेगा भाई, और डब्बे के बाहर क्या है। ये एक अकेला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पर इस मेथड को अपन यूज नहीं करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। कोई बताएगा क्यों नहीं यूज करते हैं? कोई भी? महंगा पड़ता है भाई। सिल्वर यूज हो रहा है इसमें, सिल्वर। ठीक है, और इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका कितना मोल लगेगा सिल्वर का? 6 मोल सिल्वर लगेगा। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम हुआ? मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हो ना, 26 ग्राम। और 6 मोल का मतलब कितना ग्राम हुआ? 108 मल्टीप्लाई करना 6, लगभग 650 ग्राम। वो 26 ग्राम एसिटिलीन बनाने के लिए 650 ग्राम सिल्वर लगेगा। वो दाम भी बता रहे हैं। इकोनॉमिकल नहीं है ना। और हाँ, उतना पैसा लाने के लिए फिर अपने को इसका ही इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म जानते हो ना भाई तुम लोग? क्लोरोफॉर्म किस काम में लाया जाता है? अरे बेहोश बायोलॉजी में क्लोरोफॉर्म कहीं यूज होता है क्या? तुम लोगों ने वो लैब देखी है, वो लैब में जिसमें कीड़े मकोड़े बांध के रखे होते हैं, बायोलॉजी वाली लैब? हाँ, उसमें वो जो लिक्विड होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? फॉर्मेलिन, ये पता है ना? फॉर्मेलिन जो होता है उसमें कुछ परसेंटेज में है ना, 30 to 40% में क्लोरोफॉर्म भी रहता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिन के अंदर डुबा के रखते हैं जानवरों को, उसमें वो सड़ते नहीं है, बहुत दिन तक रखे रहते हैं बेचारे। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, पर हाँ, क्लोरोफॉर्म का और भी मेडिकल पर्पज़ में यूज़ होता है। थोड़ा सा ऐसे ऑपरेशन वगैरह में भी शायद यूज़ करते हैं इसको। और कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। अ, हाँ, और ज़्यादातर लोग मूवीज़ वगैरह देख के इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तुम ऐसा मत करना। ठीक है? हाँ, और अगर कर रहे हो तो एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मूवीज़ में दिखाते हैं कि 5 से 6 सेकंड के अंदर ही इंसान बेहोश हो जाता है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो 2-3 मिनट लगते हैं बेहोश होने में। मुझे कैसे पता? बस ऐसे ही पता। हाँ, तो ये मेथड अपन यूज नहीं करते। इससे ज़्यादा सस्ता मेथड है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड में अगर पानी मिलाएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होता है, C2H2। ये बनता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा।
ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कार्बाइड जानते हो तुम लोग? अरे कैल्शियम कार्बाइड नाम सुना है नहीं सुना? किस काम में आता है कैल्शियम कार्बाइड? फ्रूट्स को पकाने के काम में आता है मेनली। जब क्या होता है, फ्रूट जब होते हैं तो कच्चे रहते हैं, उनको कच्चे ही तोड़ लिया जाता है, पकने का वेट नहीं करते, क्योंकि अब जब तक पकेगा तब तक तो सीज़न ही ख़त्म हो जाएगा, पहुंचाना होता है दूर तक। हाँ हाँ, सारे फ्रूट्स को। अब तुम्हारी पर्टिकुलर चॉइस कुछ अलग हो सकती है, उसमें मैं नहीं जानता, पर हर एक फ्रूट्स को पकाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है। और हाँ, सब जगह सारे फ्रूट्स को पकाने में यूज़ किया जाता है। हल्का सा कार्बाइड छिड़क देते हैं, वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाता है, और एसिटिलीन गैस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी गैस को किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए। ठीक है। तो जितने भी फ्रूट मार्केट में तुम देखते हो, बोला जाता है कि अच्छे से उसको वॉश करके खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तुम सही से वॉश नहीं करोगे तो कार्बाइड ही खा लोगे। ठीक है, जो कि थोड़ा टॉक्सिक होता है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। हाँ, मरने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। अगला जो मेथड है बाय टेट्राहाइलाइड, ये रिएक्शन भी मैं बता चुका हूं। डाइहाइलाइड में एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर तुम्हें याद हो, तो जिंक डस्ट यूज जब करते थे तो यहां से भी एक्स निकलता था, यहां से भी एक्स निकलता था, और यह बीच में क्या बन जाता था बे? डबल बॉन्ड। एल्कीन वाला याद है ना? इसको डीहेलोजिनेशन मेथड बोलते थे। पर अगर यहीं पर मैं कहीं पे मान ले कि ऐसा एक कंपाउंड बनाता हूं जिसमें 4 हेलोजन लगा, और जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से हेलोजन निकलेगा, और यहाँ से हेलोजन निकलेगा, तो बीच में कैसा बॉन्ड आएगा भाई? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है। और एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे डाइहैलाइड का डीहेलोजिनेशन करने से एल्कीन बनता है, वैसे ही टेट्राहैलाइड्स का डीहेलोजिनेशन करने से एल्काइन बनता है। सेम वही रिएक्शन। जल्दी छाप। एल्काइन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एल्कीन में जो भी रिएक्शन हो रही थी उसी रिएक्शन को 2 बार कराना है एल्काइन के लिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी वही सेम रिएक्शन 2 बार करानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वही सेम रिएक्शन 2 बार करानी। ठीक है। छाप लिया? जल्दी छापो बे, जल्दी छापो। छाप लिया बे तूने? लिखो अगला बाय स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन। स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन से क्या मतलब मेरा? कोई अगर छोटा सा टर्मिनल एल्काइन क्या होता है बे? टर्मिनल का मतलब क्या होता है? कुछ पता ही नहीं इन सबको। एक ऐसा एल्काइन जिसमें का ये जो ट्रिपल बॉन्ड हो वो कहाँ पे हो बे? किनारे। अगर इस टाइप का कोई एल्काइन होता है तो इसको हम टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, और इसका ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, और इसी वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसको निकाला जा सकता है। NaNH2 यूज़ कर लेते हैं, KNH2 यूज़ कर सकते हो, ये हाइड्रोजन निकल जाता है, और ऐसे में इस टाइप का एक कंपाउंड बनता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए कहीं कहीं पे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, इस तरह का बॉन्ड दिखाते हैं जो कि गलत। ये कहाँ गलत है बे? कैसा बॉन्ड बना है यहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, जो कि क्या है बे? गलत, क्योंकि सोडियम हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। तो यहाँ प्लस और माइनस ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इसका रिएक्शन
किसी R डैश एक्स किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराओ तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो X पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और R पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, अपने मन से जो बनना होगा बन जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बनता, ठीक है। तो अगर कोई छोटा सा एल्काइन है जो कि जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किनारे हो, तो उसको यूज करके भी हम और बड़ा एल्काइन बना सकते हैं, ठीक है। छाप लो। छाप लिया बे। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में वही सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन जो एल्कीन में पढ़े थे, ठीक है। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी याद है? अरे अभी तो वही चल रहा था। एल्कीन में क्या होता है, जैसे पहला रिएक्शन लिखो, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तुम्हें पता होगा कि एल्कीन में एक हाइड्रोजन लगता है, और यहाँ पर पैलेडियम या निकेल वगैरह कुछ भी ले लो, और ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। सेम यही एल्काइन अगर कोई है, एल्काइन, और हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बनेगा, और फिर वही एल्कीन फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है ना? तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्कीन में एक बार होती है और एल्काइन में कितनी बार होगी, दो बार। वहाँ दो पाई बॉन्ड है, दो बार होगी, ठीक है। सेम ऐसी ही रिएक्शन, पर हाँ यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत है कि अगर यही कंपाउंड एल्काइन को ले लिया जाए और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए और कैटलिस्ट थोड़ा सा चेंज कर दे, पीडी के यहाँ पे पीडीसी ले ले। ये पीडी क्या होता है बे? पीडी क्या होता है? पैलेडियम। और पीडीसी क्या होता है? पैलेडाइट चारकोल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पैलेडाइट, पैलेडाइट चारकोल क्या होता है? इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ये थोड़ा रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। ये रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ है। हाँ यही रिएक्शन, यही कंपाउंड अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया लिखा है, एक्वस अमोनिया नहीं, तो भी ये रिएक्शन किस पे रुक जाती है, एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं। जो नीचे वाली रिएक्शन है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इसको अपन कौन सा रिडक्शन बोलते हैं, याद है? बर्च रिडक्शन बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। आई होप कि याद होगा। अचानक शांति कैसे हो गई बे? एग्जॉस्ट बंद कर दिया तो ना? हाँ ठीक। छाप लिया? जल्दी छापो। ये सब पहले से पढ़े नहीं हो तुम लोग? एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ, ये तो हर जगह पढ़ाया जाता है यार। मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब पुराना ही पढ़ा रहा हूँ। ये तो बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है, स्कूल वाले भी पढ़ाते हैं ये सब।
कोई बात नहीं, दोबारा तो पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है ना? ठीक। अगला रिएक्शन है, अब ये हेलो हाइड्रोजनेशन करा दिए। अगला रिएक्शन क्या कराए थे? हेलोजिनेशन, याद है ना? हेलोजिनेशन में तीन तरह का हेलोजिनेशन कराए थे, याद है? तो अगर कोई एल्कीन है, एल्कीन, इसके ऊपर हेलोजन का रिएक्शन कराता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। दूसरा रिएक्शन कराता है हेलोजन का इन प्रेजेंस ऑफ क्या पे? वाटर। और तीसरा रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या? अल्कोहल। दिख रहा है ना? इसके साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा? दोनों ही जगह पे हेलोजन जोड़ता है, देखा ना? पानी के साथ रिएक्शन कराने से एक जगह पे हेलोजन, किसी भी एक जगह हेलोजन और किसी भी एक जगह OH जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्कोहल में रिएक्शन कराने से किसी भी एक जगह पे हेलोजन और किसी भी एक जगह पे OR जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये तो याद आ रहा है ना? ये नहीं लिखना है, ये तो लिखवा चुका हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं, पढ़ाया था। पर ऐसे ही अगर एल्काइन रहेगा, या ऐसा करते हैं, एक इस टाइप का एल्कीन ले लो, अनसिमेट्रिकल। अब किसी भी जगह पे हेलोजन और किसी भी पे OH जोड़ने में दिक्कत तो होगी, ठीक है? ये अगर मान लेता है, अरे यार इसको तो OR ही कर देना चाहिए था, खैर। यहाँ देखो, अगर मैं इस टाइप से कंपाउंड्स को ऐसे जोड़ता हूं, ऊपर वाले में ये वाला हेलोजन इधर जोड़ो, ये वाला हेलोजन इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस वाले में ध्यान से देखिए, इस वाले में मैंने क्या किया, पहले वाले में OH को किनारे जोड़ा है और X को बीच में, और यहाँ पर OH को बीच में जोड़ा है और X को किनारे। कौन सा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा? यहाँ सदमे में चले जाते हैं यार ये सब। अब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो ये बताना पड़ता है ना कि कौन सा मेजर होगा। सोचो, सोचो, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में बढ़िया सोच के बताओ। और इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ज़्यादातर लोग बता देंगे। अंतिम समय चल रहा है क्या भाई? तभी इतना परेशान है सब। कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला प्रोडक्ट, मतलब ये जो सेकंड वाले रिएक्शन में हेलोजन वाटर के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहला वाला प्रोडक्ट जिसमें कि हेलोजन बीच में जुड़ा है और OH बाद में जुड़ा है, OH किनारे जुड़ा है, वो मेजर होगा, वो ज़्यादा बनेगा? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि दूसरा वाला जिसमें कि OH बीच में जुड़ा है और हेलोजन किनारे जुड़ा है, वो मेजर होगा बे? कहाँ है? हाँ हाँ, तू नहीं हाथ उठाया पूरी क्लास में, तू अकेले तू ही है जो उस पे हाथ उठाए। तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ। इससे पूछ रहे, फिर नहीं पता? अरे कुछ तो सोचा होगा। हाँ बता। हम्म। और पानी तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। कौन है यहाँ पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर? फ्री रेडिकल इनिशिएटर मैंने क्या क्या लिखवाया है क्या? और तो तू फ्री रेडिकल बनाने पे क्यों लगा हुआ है? बैठ जाओ। मार्कोनी का रूल पढ़े हो तो लोग?
मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट किस पे जाके जुड़ता है? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो या जहाँ कम हाइड्रोजन होगा। हाँ, तो ऐसा करो, जाके मार्कोनिकॉफ रूल ओपन करो और पढ़ो, उसको ओपन करो। मार्कोनिकॉफ रूल तक नहीं पता है यार इन सबको। पॉजिटिव पार्ट किस हाइड्रोजन, किस कार्बन जाके जुड़ता है? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन। और नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ता है? जहाँ कम हाइड्रोजन। जब X2 इन वाटर करते हैं तो HOX का फॉर्मेशन होता है, इसमें X पे पॉजिटिव होता है और OH पे क्या होता है? नेगेटिव। तो जो OH वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाला पोर्शन, वो कहाँ जाके जुड़ेगा? कम हाइड्रोजन वाले पे या ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे? कम हाइड्रोजन वाले पे, मतलब बीच में कि किनारे पे? अरे बीच में कि किनारे पे? बीच में। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। और सेम यही रहता है यहाँ पे, यह माइनर बनता है और ये मेजर बनता है। कम से कम ये वाला तो सही बताते हैं, अभी तो एल्कीन की प्रॉपर्टी में अटके हुए। ये कितने लोग सही सही सोचे थे? सोचा तूने था, पर रीजन तेरे पास नहीं था। कोई बात, भगवान मालिक है। अगर कोई एल्काइन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, और उसके ऊपर इन तीनों का रिएक्शन कराते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बनाओ। बना लिया होगा।
कितने लोग तीनों प्रोडक्ट बना लिए? पहला वाला तो बहुत आसान था नहीं? पहले वाले में क्या करना है? यहाँ पर एक बार हेलोजन जोड़ेंगे, यही कंपाउंड है। तुम्हें क्या करना है, बस एक बॉन्ड तोड़ना है, इसमें एक जगह हेलोजन और यहाँ भी हेलोजन, कहीं भी जोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है? दिखाई दे रहा है ना? पर क्योंकि अभी एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है, एक और पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ भी एक हेलोजन और यहाँ भी एक हेलोजन, दोनों जगह जोड़, यही तो बनेगा। ये कितने लोग सही से बना पाए थे? क्या कठिन था इसमें? खैर, ये वाला देखते हैं। सेम इसमें ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, ये वाला तो बनाना चाहिए था सबको। इस वाले में थोड़ा दिक्कत थी। इस वाले में H को कहीं भी और X को कहीं भी और OH को कहीं भी नहीं जोड़ सकते, है ना? तो ये बताओ, X को कहाँ जोड़ोगे, किनारे या बीच में? किनारे जोड़े। और OH को कहाँ जोड़ेंगे? बीच में। दिखाई दे रहा है? यही बनेगा। अभी एक और बचा हुआ है, इसको भी तोड़ो। इसमें X को कहाँ जोड़ोगे? किनारे। और OH को कहाँ जोड़ोगे बे? बीच में। यही बनेगा ना? अरे दिख रहा है? अच्छा, एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप रहते हैं तो वो हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या होता है? वाटर निकलता है। तो ऊपर से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? पानी। तो ये कंपाउंड जो बनेगा ये कुछ ऐसा होगा, देखो। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है? इस कंपाउंड का फाइनली फॉर्मेशन होता, पढ़ा रहे थे, छाप लो। ये कितने लोग सही से बनाए थे? क्या कुछ दिन पहले भी कराया था? कोई बात नहीं, कराया होगा तो फिर से बता दे रहा हूँ। एक ही रिएक्शन दो तीन बार बताएंगे, पता नहीं, अब दो तीन बार में सीख जाओ तो अच्छी बात है। ऐसे यहाँ भी जोड़ लोगे। बस यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपाउंड बनेगा उसमें OH ना बन के क्या बनेगा? OR जुड़ा रहेगा। हाँ, एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, पर इतने अनस्टेबल नहीं होते कि यहाँ से ईथर निकल जाए, ठीक है? ये यही बना रहे। छाप लो जल्दी से। अगले जो रिएक्शन है वो हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन करा दिए, हेलोजनेशन भी करा दिए। इसके बाद क्या बचता है बे? हाइड्रोहेलोजनेशन। टाइम हो गया क्या? 1 मिनट है। G3 में कुछ प्रोग्राम है क्या? ठीक ठीक है।